नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और आज बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करेंगी सीएम। परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और आपको बता दें कि आज केदारनाथ और बद्रीनाथ भी जाएंगी, जहां पर पूजा अर्चना करेंगी। तो उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और साथ ही आपको बता दें कि आज बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन भी सीएम करेंगी। परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर है सीएम रेखा गुप्ता और आज केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी पूजा अर्चना करेंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री और बीते दिन भी कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद रहे। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज दौरे के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन भी दिल्ली की सीएम करेंगी। परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा पर हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाएंगी, जहां पर पूजा अर्चना करेंगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करेंगी और परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर हैं सीएम रेखा गुप्ता। तो देखिए, केदारनाथ धाम पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। और आपको बता दें कि देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब केदारनाथ धाम की और परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर सीएम रेखा गुप्ता हैं। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम भी जाएंगी और यहां पर परिवार के साथ पहुंची हैं, पूजा अर्चना यहां पर कर रही हैं। और देखिए, आपको ये भी बता दें कि बीते दिन भी उत्तराखंड में तमाम ऐसे कार्यक्रम रहे जिनमें शिरकत की है दिल्ली की सीएम ने। और उनके साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। और आज देखिए केदारनाथ धाम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंची हैं दिल्ली की सीएम और परिवार के साथ में यहां पर पहुंची। पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो देखिए, सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर केदारनाथ धाम पहुंची सीएम रेखा गुप्ता और परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर इस समय पर मौजूद हैं सीएम रेखा गुप्ता। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए, अगर दिल्ली की सीएम की बात करें तो बीते दिन भी तमाम ऐसे कार्यक्रम रहे हैं जिनमें शिरकत उन्होंने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद रहे और आज ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि केदारनाथ धाम पहुंची है मुख्यमंत्री। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। और आज दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केदारनाथ और बद्रीनाथ में दौरे पर है। और अगर बात की जाए तो इस समय मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुंच चुकी हैं, जहाँ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। अपने परिवार सहित रेखा गुप्ता केदारनाथ पहुंचे, जहाँ उनके पति और उनका पुत्र भी इस दौरान मौजूद है। और इस दौरान पूजा की जा रही है, पूरे विधि विधान के साथ देश प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की जा रही है। वहीं उनके दौरे को लेकर के देखिए, अगर बात की जाए तो कल उनके दौरे का पहला दिन था। और अपने दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंची थी, जहां हर की पौड़ी पहुंच करके सबसे पहले उन्होंने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर देश प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की थी। वहीं दूसरी तरफ एक कार्यक्रम में भी उन्होंने प्रतिभाग किया था, शिलान्यास और लोकार्पण का एक कार्यक्रम था। और उस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं हमने रेखा गुप्ता को भी सुना तो जो तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कार्यों की प्रशंसा की। क्योंकि देखिए, अगर पंकज हम बात करें, चाहे उत्तराखंड की सरकार की बात हो या फिर दिल्ली, दोनों ही जगह पर डबल इंजन की सरकार है। और दोनों ही जगह पर किस तरीके से डबल इंजन विकास के कार्य को आगे बढ़ा रहा है, उसकी पूरी एक रूपरेखा रेखा गुप्ता ने जनता के सामने रखी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उसका पूरा एक जो योजनाओं का किस तरीके से जनता को लाभ मिल रहा है, उन पर तमाम चीजों को जनता के सामने रखने का काम किया। दूसरी तरफ हमने कल रेखा गुप्ता के संबोधन में ये भी सुना कि किस तरीके से रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो कार्यों की सराहना करते हुए, उनकी तारीफों के फूल बांधते हुए ये कहा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री है और उन्होंने किस तरीके से कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसी तरीके से हम उसी मॉडल पर दिल्ली को भी आगे ले जाने का काम करेंगे। यानी कि पंकज, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि डबल इंजन चाहे उत्तराखंड का हो या फिर दिल्ली का हो, तो उसको लेकर के दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरीके से जो योजना को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, उन दोनों मुख्यमंत्रियों ने कल उस कार्यक्रम के दौरान वो तस्वीरें देखने को हमें मिली है। बिल्कुल। और आज जब रेखा गुप्ता केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर है, तो केदारनाथ अभी पहुंच चुकी हैं,
पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है, देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की जाएगी। उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ में भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी। बिल्कुल अशोक, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और आगे बात करते हैं जहां पर सीएम धामी करेंगे प्रदेश भर के डीएम के साथ में वर्चुअल बैठक और शासकीय आवास पर सुबह 9:30 बजे ये वर्चुअल बैठक होगी। दोपहर 12 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय और सचिवालय में शासकीय काम निपटाएंगे सीएम धामी। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि देखिए आज वर्चुअली बैठक और इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर आज चर्चा होगी। इसी के साथ देखिए आखिरकार विकास कार्यों को लेकर पूरे तरीके से जानकारी लेते भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री। सुबह 9:30 बजे बैठक होगी, दोपहर 12 बजे सचिवालय पहुंचेंगे सीएम धामी और सचिवालय शासकीय काम निपटाएंगे सीएम धामी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर सीएम धामी आज करेंगे प्रदेश भर के जिलाधिकारियों के साथ में बैठक। सुबह 9:30 बजे वर्चुअली ये बैठक होगी और इस बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अशोक, देखिए उत्तराखंड आखिरकार किस तरीके से आगे काम किया जा रहा है कि विकास किस तरीके से हो उत्तराखंड में और कितना कार्य, इसको लेकर सीधे तौर पर डीएम के साथ में बातचीत, क्योंकि चारधाम यात्रा भी है। दूसरी तरफ देखें तो बरसात का मौसम, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरीके से अगर आपात स्थिति बनती है, कहीं पर बाढ़ से पूरी तरीके से नुकसान होता, उससे किस तरीके से बचा जाए? देखिए पंकज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शासकीय आवास पर ही प्रदेश के तमाम सभी जिलों के डीएम के साथ एक वर्चुअली आज बैठक होनी है। और ये बैठक कई मायनों में अपने आप में महत्वपूर्ण रह सकती है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें तो 10 तारीख से उत्तराखंड में मानसून एक्टिव हो रहा है और उसको लेकर के सभी जिलों में प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है, सभी विभागों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि मानसून से पहले निपटने के लिए धामी सरकार ने हाल ही में एक देहरादून के निजी होटल में एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड का भी कार्यक्रम रखा था, जो कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग प्राधिकरण की ओर से उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और उसमें पूरा का पूरा किस तरीके से मानसून को लेकर के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तैयारियां थी उसमें वो देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम वहीं जिला स्तर पर बात करें तो किस तरीके की जिला अधिकारियों की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां है, तो माना ये जा रहा है कुछ कि मानसून को लेकर के आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय कोविड का है कि देखिए अभी तक अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में लगातार कोविड के मरीजों के संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है और 13 मरीजों में अब तक कोविड की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 2 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन कितना एक्टिव मोड पर है। और जिला प्रशासन की ओर से देखिए आपको बता दूं कि हर सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया जाता है। आज भी सोमवार है तो देहरादून जिलाधिकारी की अगर हम बात करें सवीन बंसल की अध्यक्षता में भी आज भी जिला जनता दरबार देखने को मिलेगा। तो जनता दरबार के दौरान किस तरीके की शिकायतें जनता लेकर के पहुंचती है और उसको किस तरीके से समाधान उनका किया जाता है, क्योंकि देखिए आपको पंकज याद होगा तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भी समय समय पर 1064 यानी कि भ्रष्टाचार की जो हेल्प कॉल नंबर है या मुख्य उस पर कॉल कर करके खुद संवाद करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से जिलाधिकारी की ओर से भी जब जनता दरबार लगाया जाता है तो बिल्कुल। और अशोक देखिए ये समस्याएं जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुनते हैं, मुख्यमंत्री उसके निवारण के निर्देश भी सीधे तौर पर देते हैं कि जनता दरबार में जितने भी लोग आ रहे हैं मोस्टली उन लोगों का यही रहे कि समय पर उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है अशोक कि देखिए क्योंकि मानसून का आपने जिक्र किया, जो नदी किनारे लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं हर साल उन्हें कोई ना कोई इस दौरान समस्या का सामना करना पड़ता है। उनको लेकर किस तरीके से उनके रहने की व्यवस्था और आखिरकार अगर ऐसी स्थिति बनती है बाढ़ जैसी, उनसे किस तरीके से निपटा जाए, उनके रहने से लेकर उनके खाने से लेकर पूरी व्यवस्था को लेकर भी हो सकता है कि आज इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए। बिल्कुल पंकज, देखिए मैंने वही बताया कि यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी तक वैसे हालांकि ये जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है कि जब जिलाधिकारियों के साथ बैठक होगी तो उस बैठक में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का फोकस रहेगा। लेकिन वहीं हम अनुमान लगा करके चल रहे हैं क्योंकि 10 तारीख से उत्तराखंड में मानसून एक्टिव हो जाएगा, एक हफ्ते से ही ज्यादा का थोड़ा समय बाकी रह गया है। ऐसे में बहुत ज्यादा एक्टिव मोड पर रहने की जरूरत है शासन प्रशासन को। तो उसी के लिहाज से हम ये अनुमान लगा करके चल रहे हैं कि अगर जिलाधिकारियों से पूरा का पूरा मानसून को लेकर के रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां होंगी। और जैसे
पंकज, आपने भी जिक्र किया कि जो नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं, झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, उनके बचाव के लिए सरकार के पास, प्रशासन के पास क्या कुछ तैयारियां है, उनको किस तरीके से सेफ रखा जा सकता है, समय रहते उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की पीने की व्यवस्था वो किस तरीके से की जा सकती है। अगर इस मुद्दे पर चर्चा हुई तो निश्चित तौर पर प्रशासन की ओर से ये रिपोर्ट भी रखी जाएगी और उसके बाद देखना ये होगा जब ये बैठक पूरी हो जाएगी तो और जो मुद्दे इस बैठक में आएंगे तो मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाते हैं। दूसरी एक और बात इसमें मैं यहाँ पर कहूंगा कि क्या देखना ये भी होगा कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा भी देखने को मिलेगा कि जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से क्या उसके समाधान के लिए क्या कोई डेडलाइन भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं जहां पर हरिद्वार में साध्वी ऋतंभरा ने की है प्रशंसा, सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा यहां पर की है। सनातन की रक्षा के लिए बड़े फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक साहसिक निर्णय लिए हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की यहां पर प्रशंसा करती नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कार्य किए हैं, हरिद्वार में साध्वी ऋतंभरा ने प्रशंसा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। और इस दौरान ये भी कहा तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो हैं वो मुख्यमंत्री ने लिए हैं। सनातन की रक्षा के लिए बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं, ऐतिहासिक साहसिक निर्णय जो हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए हैं। तो हरिद्वार में साध्वी ऋतंभरा ने की है प्रशंसा और सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा यहां पर की है, उनके कार्यों को लेकर उनकी प्रशंसा की है। और साथ ही देखिए जिस तरीके से सनातन को लेकर भी कई ऐसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए हैं उत्तराखंड में, वो भी ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय उन्होंने बताए हैं। साथ ही कहा कि देखिए आखिरकार उत्तराखंड में क्योंकि ये देवभूमि है और इस दौरान किस तरीके से जो यात्रा करने के लिए यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनको लेकर चाहे व्यवस्था की बात हो या फिर जीर्णोद्धार की बात हो मंदिरों के, कुल मिलाकर सरकार लगातार काम कर रही है। आगे बात करते हैं जहां पर हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ में वात्सल्य गंगा आश्रय का यहां पर लोकार्पण किया। और इस मौके पर दिल्ली की सीएम का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री सोमवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ जा रही हैं। और मुख्यमंत्री ने दिल्ली की सीएम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो दिल्ली के यहां पर स्वर्णिम जो विकास है उसको लेकर भी काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वो दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाएंगी। और भी कई ऐसे विषय रहे जिनको लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। देवभूमि की शुभकामनाएं, यहाँ के देवों का वो आशीर्वाद ले रही हैं। कल बद्रीनाथ जी और केदारनाथ दोनों जगह की उनकी यात्रा है। मेरी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं हैं कि उनका कार्यकाल बहुत यशस्वी हो और दिल्ली जो लंबे समय से जिन अपेक्षाओं की आवश्यकता है वो अपेक्षाएं उनके कार्यकाल में पूरी हों। और 27 सालों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो वहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाएगी, अच्छी दिल्ली बनाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का काम उन्होंने किया है। वो सारे कार्य उनके सफल होंगे। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है और पहले दिन से संकल्प लेकर वो काम कर रही हैं। निश्चित रूप से उनके संकल्प गंगा मैया की कृपा से और यमुना महारानी की कृपा से पूरे होंगे। पूरे देवभूमि की शुभकामनाएं। और आगे बात करते हैं जहां पर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची और जहां पर दिल्ली की सीएम का परमार्थ निकेतन आश्रम में परमाध्यक्ष चितानंद सरस्वती महाराज ने स्वागत किया है। और आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने गंगा पूजा और गंगा घाट पर गंगा आरती भी की और मां गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और आगे बात करते हैं हल्द्वानी की जहां पर रामलीला मैदान में कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन किया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के अदम्य साहस और इस दौरान शौर्य को नमन किया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ नारे लगाकर अमेरिका के राष्ट्रपति का विरोध भी किया। सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय सहित कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के कई विधायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों ने जो वीरता दिखाई है वो गौरव का विषय है। और इसी सम्मान में सभा आयोजित की गई। उन्होंने बीजेपी पर भी सेना के नाम पर राजनीति करने और चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाया है। कहीं भी बैठे हुए हैं पूरी तरह से उसके साथ लोगों में दोनों चीजें, एक तो सेना के प्रति सम्मान है
उनके त्याग, बलिदान और शौर्य को लेकर लोग ये चाहते हैं कि उनका सम्मान करें। दूसरा, जिस तरीके से भारत की सरकार ने ट्रंप के कहने में सीज फायर किया, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने सेना को खतरे में डाला पाकिस्तान को पहला सूचना देके, जिस तरीके से राफेल जैसे विमान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि कोड नहीं थे, वेपन्स लोड नहीं हो सकते थे, और जिस तरीके से कर्नल सोफिया का जो अपमान किया गया, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आज के रैली सैनिकों के सम्मान, देश के सम्मान, सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को समर्पित है। लोगों में दोनों चीजें, एक तो सेना के प्रति सम्मान है, उनके त्याग, बलिदान और शौर्य को लेकर लोग ये चाहते हैं कि उनका सेना देश के गौरवशाली जनता और भारत माता को समर्पित है। ये जय हिंद सभा जो है, और देश के सभी कोनों में कांग्रेस इस तरीके की सभाएं कर रही हैं, और हमने जब भी देश का प्रश्न आया हमेशा जय हिंद कहा, और आज भी हम देश के साथ मिल करके जय हिंद का उद्घोष कर रहे हैं, और पूरा राष्ट्र, पूरा देश हमारे साथ जय हिंद का उद्घोष कर रहा है। आज हल्द्वानी में भी सारी हल्द्वानी, इसके अगल बगल के सारे इलाके के लोग आकर के बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में जय हिंद कहने के लिए। जब भी देश में संकट आया है, जब जब देश की सीमाओं पर हमारे वीर जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, साहस का परिचय दिया है और चट्टान की तरह अडिग रहे हैं और हमने जीत हासिल की है, तो इसलिए हम आज उनका सम्मान करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज इस गौरवशाली क्षणों में मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला है, अवसर मिला है। हमने कभी सेना के नाम पर, देश के नाम पर राजनीति नहीं की है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सेना का राजनीतिकरण किया है। आपदा में भी इन्होंने अवसर ढूंढे हैं, और निश्चित रूप से आज जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना ने पाकिस्तान पर घुस कर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया है। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल के इस्तीफे से सियासत गर्मा गई है। इस समय एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात रचिता जुयाल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन कांग्रेस ने युवा आईपीएस अधिकारी के इस्तीफे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए रचिता को अपमानित किया गया, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा दे दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। आईपीएस रचिता के इस्तीफे पर चढ़ा सियासी पारा। गणेश गोदियाल ने सरकार पर फोड़ा ठीकरा। प्रदेश में ईमानदार परेशान, बोले गोदियाल। बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। भारतीय पुलिस सेवा की वर्ष 2015 बैच की उत्तराखंड कैडर की अधिकारी रचिता जुयाल ने इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात रचिता जुयाल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। रचिता जुयाल ऊर्जावान और तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती रही हैं। ऐसे में रचिता जुयाल के इस्तीफे से सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने युवा आईपीएस अधिकारी के इस्तीफे को लेकर सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। गोदियाल ने आरोप लगाया है कि रचिता जुयाल ने भ्रष्टाचार के मामले में एक पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की थी और आगे की कार्रवाई के लिए सरकार से अनुशंसा की, लेकिन सरकार ने उस भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई की बजाय उसे बचा लिया, जिस पर अपमानित महसूस कर आईपीएस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण और ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि गोदियाल सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि आईपीएस के इस्तीफे के मामले में सरकार अपने स्तर से विचार कर रही है और इस मामले में सरकार विचार के बाद उचित फैसला लेगी। जुमला उनका है कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन करतूत ये है कि एक अधिकारी को, जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने, आईपीएस अधिकारी ने किसी अधिकारी को इस तरह रंगे हाथ पकड़ा तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसका संरक्षण किया जा रहा है और नतीजन
उस आईपीएस अधिकारी को, जिसका कि राजनीतिक हलकों में आज बड़ी चर्चा है, उस अधिकारी को नतीजतन अपनी इंसल्ट महसूस करते हुए अपने पद से रिजाइन देना पड़ा, आईपीएस की सेवा से रिजाइन देना पड़ा। मैंने सुना है कि उन्होंने रिजाइन देने की पेशकश की है या रिजाइन दे दिया है, लेकिन सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। जो जुयाल जी का त्यागपत्र आया है, उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों से त्यागपत्र दिया है और विपक्षी दल अपनी राजनीति करने के लिए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। कहीं पर कोई किसी पर दबाव नहीं है और न किसी को कोई दबाव में लेने का कोई प्रयास सरकार कर रही है। एसपी विजिलेंस रचिता जुयाल के नेतृत्व में विजिलेंस टीम ने 14 मई को देहरादून में आईएसबीटी चौकी इंचार्ज देवेश घुघशाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। उत्तराखंड में विजिलेंस टीम लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में एसपी विजिलेंस पद पर तैनात तेज तर्रार और ईमानदार छवि की आईपीएस अधिकारी के इस्तीफे के पीछे विपक्षी कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब देखना होगा कि धामी सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अंजाम तक पहुंचा रही आईपीएस रचिता जुयाल के इस्तीफे पर सरकार क्या फैसला लेती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब आगे बात करते हैं, जहां पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तरकाशी जिले के मौरी विकास खंड के यहां पर गैंचवाड़ गांव में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। ग्रामीणों ने कृषि मंत्री जोशी का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जोशी ने अलग अलग विभागों के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया, जिसमें कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य और अन्य विभागों ने किसानों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने यहाँ पर एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों को चेक भी वितरित किए। उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही किसानों को वैज्ञानिकों और संबंधित संस्थानों से प्रत्यक्ष संपर्क का अवसर मिलेगा। कृषि मंत्री ने ये भी कहा है कि इस पहल से किसान नवीनतम कृषि तकनीकों का उपयोग कर अपनी उपज और कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकेंगे। तो तमाम बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। कि हमारे मध्य उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे साथ गुनियाल गांव से की और हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री हर ब्लॉक में जाकर इस काम को कर रहे हैं। कल मैं नैनबाग नौगांव ब्लॉक में था, आज मैं बोरी ब्लॉक में हूँ, घचाण गांव में। और इस योजना का उद्देश्य 12 तारीख तक सब किसानों के बीच में जाएंगे और नई तकनीक से कैसे अपने उत्पाद को बढ़ाएं, किस प्रकार का बीज डालें, किस प्रकार की खाद डालें, इसकी जानकारी देंगे। और आज मैं उत्तराखंड की सबसे रिच बेल्ट रमाई घाटी में हूँ। यहाँ के किसान उन्नतिशील किसान हैं। जीरो पलायन किसी क्षेत्र से हुआ तो ये क्षेत्र है। इस अवसर पर कुछ मांगे यहाँ के किसानों ने की है। और आगे बात करते नई टिहरी की, जहां पर बन रहे केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और डीएम मयूर दीक्षित ने यहां पर कार्यदायी संस्था को निर्माणाधीन विद्यालय का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण का 50% काम पूरा हो चुका है। हालांकि काम पूरा होने में अभी 1 साल और लगने के आसार हैं। हमने कुछ महीने पहले वहाँ पे विजिट किया था, तो 4 तारीख को हमने फिर एक रिव्यू बैठक रखी है और जैसा उन्होंने बताया था 50% के अराउंड वर्क उन्होंने बोला है कंप्लीट हो गया है, 50% और बचा है और मुझे लगता है कि करीबन 1 साल अभी इसमें और कंप्लीट होने में लगेगा। आगे बात करते टिहरी की, जहां पर कृषि विभाग की ओर से चैन लिंक घेरवाड़ योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की फसलों को आवारा एवं जंगली जानवरों से किए जा रहे नुकसान से बचाना है। चैन लिंक घेरवाड़ करने से बेहतर कृषि और साथ ही उद्यानिकी उत्पादन होने के साथ ही ग्रामीणों का गांव से पलायन भी कम हो रहा है। टिहरी के उनियाल गांव और हवेली गांव में भी 2024-25 में जिला योजना के अंतर्गत 3-3 लाख रुपए की लागत से यहां पर इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही उनियाल गांव के 18 परिवार और हवेली गांव के 13 परिवारों को योजना का लाभ मिला है। उनियाल गांव और हवेली गांव के ग्रामीणों ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जो योजना है इससे काश्तकारों को अपनी बंजर हो रही भूमि को आबाद करने का मौका भी मिल रहा है।
यहाँ पे कृषि विभाग के द्वारा जिला योजना के तहत कृषि विभाग के द्वारा हमारे यहाँ घेरबाड़ करी गई है और ये घेरबाड़ 122 मीटर के लगभग है। तो ये जंगली जानवरों के बचाव के लिए है। तो यहाँ पे मैं कृषि विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने यहाँ पे ये कृषि विभाग द्वारा घेरबाड़ दी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।